सभी को नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भरतपुर का जाट राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक और इसके अलावा जैसलमेर का भाटी राजवंश। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और पिछली वीडियो में हमने जयपुर के कछुआ वंश को पढ़ लिया था। और जो 7th क्लास में जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो चीज़ें दे रखी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम सबसे पहले इसके अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में जो बात लिखी थी, इसका एक दरबारी कवि था रामकवि। तो रामकवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की थी। इसमें बिहारी का दे रखा है, लेकिन 7वीं क्लास वाली बुक है उसके अंदर दे रखा है रामकवि ने किसकी रचना की थी, जयसिंह चरित्र की। जयसिंह चरित्र की रचना की थी। तो ये आपको एक पॉइंट दे रखा है। एक मिर्जा सवाई जयसिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी बनाया, आमेर के जगह जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये दो चीजें हैं। तो शुरू करते हैं जैसलमेर का भाटी राजवंश। ये 7th क्लास वाले मैंने बता दी आपको। तो एक और बड़ी खुशखबरी है कि सीज फायर पर दोनों भारत और पाकिस्तान सहमत हो गए हैं और आखिरकार भारत को अपने घुटने टेकने पड़े, और ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो एग्जाम स्थगित आगे हुई या वीडियो की जो बात थी वो चलो ठीक है, अच्छा हुआ एक प्रकार से, क्योंकि युद्ध है वो एक आर्थिक संकट और जो ग्रह युद्ध जैसी घटनाएं भी कई बार युद्धों में देखी जा सकती है। तो लेकिन भारत ने संगठन दिखाया और मजबूती के साथ हम लड़े। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जैसलमेर का भाटी राजवंश। जैसलमेर का भाटी राजवंश समय को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। विजयराज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है, यानी चंद्रवंशीय यादव से संबंधित है, चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित है और अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। और जो मेवाड़ के शासक हमने पढ़े थे सिसोदिया और कछुआ के अंदर, उसके अंदर क्या है, वो अपना जो गुहिल और सिसोदिया वंश के शासक हैं वो एकलिंग जी की पूजा करते हैं और वो उनको मानते हैं अपने कुलदेव। तो विजयराज का पुत्र भोज हुआ। विजयराज के शासनकाल में भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजयराज का पुत्र भोज हुआ, वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता वीरगति को प्राप्त हुआ। इसका उत्तराधिकारी जैसल, जिसने जैसलमेर की नींव रखी। जोधपुर जैसलमेर की नींव। ढाई साक्य के लिए प्रसिद्ध है। ये ऐतिहासिक घटना आपके 4th ग्रेड के अंदर अपने जो टॉपिक दे रखा है ना ऐतिहासिक घटनाओं वाला, उसके अंदर आप देखना कि ऐतिहासिक घटना वाला जो टॉपिक दे रखा है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट जो घटनाएं आती है वह उसको करवा रहा हूँ आपके साथ। तथास्तु बहस के साथ आप जुड़े रहिए और जो भी कुछ तकनीकी खराबी थी उसको थोड़ा सा क्या है डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसको हमने पूरा कर लिया है और ऑपरेशन सिंदूर भी सक्सेसफुल हो गया। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस बात की भी बधाई हो। अपने इस युद्ध में अपनी जीत हुई है, लेकिन कुछ जवानों ने शहादत भी दी है। राजस्थान के जवानों ने भी, एक जवान शहीद हुआ आज, तो उन सभी को सत सत नमन। तो अपनी स्टडी विद जीडी की टीम की तरफ से उनको सत सत नमन। तो पहला शाखा जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ। किसके समय हुआ? मूलराज के समय हुआ। कब हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे अलाउद्दीन और ऐसे अनार, यानी कहना मतलब गुरुजी थारो की है, यानी ए पहले आया तो अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर में साक्य मूलराज के समय हुआ। ढाई साक्य के लिए जैसलमेर का किले का इतिहास प्रसिद्ध है। ढाई साक्य के लिए जैसलमेर के किले का इतिहास प्रसिद्ध है। दूसरा साका कब हुआ? दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक के समय जैसलमेर पर रावल दुद्दा के समय हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। तीसरा अर्ध साका 1550 में हुआ और लूणकर्ण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दिया और अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकर्ण पर आक्रमण कर दिया। लूणकर्ण अपने जो साथियों सहित लड़ता हुआ मारा गया और ये यहाँ पर भी जोहर नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध था वो जीता गया था। युद्ध में क्या हुई? विक्ट्री। इसलिए ये घटना अर्धशाखा है। और अकबर के नागौर दरबार के बाद में इन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार कर ली। राय भाटी ने अकबर की दीनता स्वीकार करी। अकबर के नागौर दरबार 1570 में अपनी पुत्री का विवाह किया और भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट है भरतपुर का जाट राजवंश। तो जाट एक कृषक जाति है। जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। स्वतंत्र और उत्तराधिकार वाले दो राज्य थे। ठीक है, स्वतंत्र और उत्तराधिकार वाले दो राज्य थे। और
इन राज्यों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना इन्होंने की थी। और हैदराबाद जो शासन था वो उत्तराधिकार वाले राज्य थे, क्योंकि उन्होंने अपना शासन इन्होंने से निकल स्थापित किया था और इन्होंने मुगलों का भी दमन किया। तो मथुरा क्षेत्र में जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में, तो पहला कौन था? गोकुल। गोकुल के नेतृत्व में क्या किया? औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इस नेतृत्व को जो बल दिया वो राजा राम ने, गोकुल को मार दिया गया, लेकिन राजा राम ने इसे जारी रखा। और राजा राम के बाद में चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व। तो संस्थापक कौन था इसका? इन जाट राजवंश का जो संस्थापक था वो चूड़ामन था, वास्तविक संस्थापक चूड़ामन था। तो आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। चूड़ामन ने मथुरा व आगरा के मुगल इलाकों में दावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कछुआ नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, लेकिन सफलता नहीं मिली। चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाया। थून किला, थून का किला किसने बनवाया? चूड़ामन ने। चूड़ामन ने। तो इस प्रकार से ये इसकी एक ऐतिहासिक घटना है, 4th ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट, 4th ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इसको नोट डाउन करें। आता है अगला शासक बदन सिंह। बदन सिंह चूड़ामन का उत्तराधिकारी था और ब्रजराज की उपाधि जय सिंह ने दी थी। किसने दी थी? जय सिंह। जयपुर के शासक जय सिंह ने इनको ब्रजराज की उपाधि दी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो राजस्थान का जो ये क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश से सटा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे ब्रज है। और ब्रज जो भरतपुर के साथ जो 2 जिले सीमा लगाते हैं उनके अंदर कौन कौन से हैं? भरतपुर और अलवर, और एक डिग, 3 जिले हैं वर्तमान में। डिग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर, वेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया था। बदन सिंह शांतिप्रिय शासक था। उसने जाट, कछुआ, मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया और 1756 ईस्वी में डिग में उसकी मृत्यु हो गई। बदन सिंह का उत्तराधिकारी आया फिर सूरजमल, और महान शासक था। और किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने जो लोहागढ़ दुर्ग इन्होंने बनवाया। कौन सा? लोहागढ़। लोहागढ़ और अजय दुर्ग था। लोहागढ़ को क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग। और इन्होंने डिग की स्थापना की। डिग के वहां पे जल महलों का निर्माण कराया। डिग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। डिग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी कहा जाता है डिग को। तो जल महल किसके शासनकाल में बने थे? तो सर्वाधिक जल महल बने थे वो बने थे इनके बदन सिंह के शासनकाल में। जल महलों की नगरी, सिटी ऑफ वाटर पैलेस। ठीक है। महाराजा सूरजमल जाटों का प्लेटो था। ये इसके अंदर नहीं दे रखा है, आपको पता होना चाहिए। जाटों का प्लेटो कौन सा शासक था? सूरजमल था। तो बदन सिंह 1723 से 56 का ये पुत्र था और नवीनगढ़ का निर्माण कर अपनी राजधानी बनाया। जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग नीति का अनुसरण किया। मराठों के साथ जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। उसके अंदर 1743 से 50 में इसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में लड़ाई हुई थी और ईश्वरी सिंह का इन्होंने पक्ष लिया और ईश्वरी सिंह शासक भी बना। लेकिन मराठा सेना नायक 1760 के अंदर 1760 ईस्वी में 1764 में जो मराठों का सदाशिव सदाशिवराव बाहू और अहमद शाह अब्दाली की संयुक्त सेनाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था, इसके अंदर पानीपत में मराठों की हार हो गई और रुहेलों के युद्ध में 1763 में इसकी सूरजमल जाट की मृत्यु हो गई। सूरजमल की मृत्यु हो गई 1763 में। 1763 में मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ कि ये मुगलों से युद्ध किए बिना इनकी मराठों से कुछ बिगड़ गई। तो वो क्या था कि ये लौट आया भरतपुर वापिस। तो नजीब खान इनका प्रतिद्वंदी था रुहेलों में युद्ध में, और ये सूरजमल को अपने शत्रुओं के मन में खौफ का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इनके बारे में एक बात लिख रखी है, कानून को लिखते हैं कालिका रंजन कानून को, प्रसिद्ध इतिहासकार है, कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण इसको हाईलाइट करते हैं। अपनी लिखते हैं कालिका रंग, उन्होंने इसमें अपनी जाति के सभी गुण, साहस, शक्ति, चतुराई, निष्ठा और कवि प्राज्य न करने वाली अदम्य भावना विद्वान थी। किसके बारे में कहा गया? महाराजा सूरजमल के। तो प्रश्न आ सकता है। फिर इसके बाद में आता है करौली का यादव वंश और परमार वंश। ये 2 दे रखे हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं और कल इस बुक को अपने कंप्लीट करते हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व रहे हैं और 1-2 घटनाएं हैं उनको भी अपने क्या करेंगे,
कवर कर लेंगे। 7th क्लास वाले में दे रखा है, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, मैंने उसको चेक किया था, और जो कुछ भी है वो उसको कम्युनिटी पोस्ट में अपने डाल देंगे। या वैसे इसके अंदर 7th क्लास वाले में दे रखा है, लेकिन कोई एक तो कोई फैक्ट मिलता है लेकिन उसके अंदर नहीं है ज़्यादा। तो करौली का यादव वंश, करौली का राजवंश समय को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करता हुआ अपने संबंध श्री कृष्ण से जोड़ता है। जैसे भाटियों ने जोड़ा था और वो भी श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। इसने भरतपुर को राजधानी बयाना भरतपुर को राजधानी बनाया। 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर को बसाया, कल्याणपुर को बसाया डिग्गी। वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। करौली का प्राचीन नाम है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन का मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये ऐतिहासिक घटना इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और मदन मोहन मंदिर का निर्माण, और धर्मपाल द्वितीय ने 1650 में करौली को अपनी राजधानी बनाया, कल्याणपुर बसाया। वर्तमान में करौली 1040 में करौली के यादव वंश की स्थापना की गई और बयाना भरतपुर को राजधानी बनाया। तो इंपॉर्टेंट है ये चारों फैक्ट ही इसके अंदर। और जल महलों का जो एक क्वेश्चन इसके अंदर हमने जिक्र ऊपर जो किया था, जल महलों की जो नगरी थे, जल महलों की नगरी डिग को कहा जाता है। और जल महल सबसे ज्यादा किसने, बदन सिंह सूरजमल के पिताजी। तो ठीक है, इस प्रकार से तो जल महलों की नगरी कहा जाता है। जल महलों की नगरी क्या है, डिग है। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं इनके उपनाम, वैसे उपनाम की भी अन्य जो प्राचीन शहरों के उपनाम उनको भी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर दे रखा करौली का यादव वंश पढ़ लिया। हरबख्शपाल ने 9 सितंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर ली, और संधि करने के बाद इस प्रकार से इस वंश में ज्यादा 4-5 ये शासक हुए थे। तो अगले शासक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपने। करौली का यादव वंश दे दिया। 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की, लेकिन अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष के बाद मदन पाल को करौली का राज्य 1859 से 1869 तक ये शासक रहे। परमार वंश, जो अग्निकुंड का सिद्धांत है, हमने देखा था कि 4 शासक उत्पन्न हुए, इनके अंदर एक लास्ट में चौहान, गुहिल, प्रतिहार और परमार, ये शासक थे। ठीक है, तो ये 4 शासक थे। तो 4 जो राजवंश थे, ठीक है। तो इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ होता है परमार का शत्रु को मारने वाला, परमार, पर दूसरा मार, दूसरों को मारने वाला। तो पर का अर्थ इसके अंदर क्या है, पराया यानी शत्रु। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन प्रतिहारों की शक्ति समाप्त होने परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि, यानी यहाँ से लेकर ये इनका विस्तार आगे तक हो गया। और आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीव राय को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी। विक्रमदेव का प्रपोत्र धर क्या है ये, कैण तो ईब साल पड़ेगा। परम विक्रमदेव का प्रपौत्र धारावर्ष 1163 से 1229 ईस्वी आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना प्रतिनिधित्व किया और सोलंकियों की दीनता का जुआ उतार कर फेंक दिया। नाडोल के चौहानों से काफी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूण वसई नामक
नेमिनाथ का मंदिर बनवाया, ये इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक घटना। 1311 ईस्वी के लगभग नागौर के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से हमने जो क्लास 10th है इसका जो चैप्टर है का युद्ध वाला चैप्टर है, जो शासकों वाला चैप्टर है सॉरी, उसको पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने गुहिलों को पढ़ा, तो और गुहिलों के बाद में हमने जो अगले शासक पढ़े गुहिल वंश के बाद में राठौड़ वंश के बाद में हमने जो शासक पढ़े चौहान के बाद में आज हमने भाटियों को पढ़ा, भाटी जैसलमेर के, भाटियों के बाद में यादव सॉरी जाट राजवंश, जाटों के बाद में हमने पढ़ा, जाटों के बाद में पढ़े हमने अगला यादव करौली के, फिर परमार। तो इस प्रकार से हमने पूरे पढ़ लिए सभी शासक, ठीक है। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी, और लास्ट जो अपनी वीडियो है इसके अंदर मराठों का राजस्थान में प्रवेश, और अगली है बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। वैसे ये सवाई जयसिंह वाले में अपने कवर करने हैं, लेकिन इसकी ये ऐतिहासिक घटनाएं तो इसको अपने अच्छे से पढ़ेंगे। और हुरडा सम्मेलन ये 9th क्लास वाली में बुक में है, लेकिन इसको भी अपने इसके साथ साथ देख लेंगे। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष ये हमने कल पढ़ा था, कल हमने इसको जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ लिया था। और लास्ट घटना है तुंगा का युद्ध, कृष्णा कुमारी विवाद और जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। तो ये पढ़ेंगे अपने कल की वीडियो में, इसको पूरे को कवर कर लेंगे। और कल अपना वीडियो है जो 10th क्लास की बुक है वो COMPLET ही हो जाएगी। अगली जो अपना जो ये तथास्तु बैच है, तथास्तु बैच में राजस्थान अध्ययन की जो 9th क्लास की बुक है, आपको स्वतंत्रता शौर्य परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन उसको अच्छे से कवर कराएंगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं 4th ग्रेड में, डायरेक्ट सिलेबस उनसे क्वेश्चन आएंगे। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं जीके के, ठीक है। तो उसको वीडियो हमें मत करना और जुड़िए हमारे साथ, जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो मिलते हैं कल, ठीक है, चलो।